जैसे सब लोग खुश खैरियत से होंगे। तो आज हमारी 8वीं क्लास है, ठीक है, जिसमें हम HTML का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। HTML बेसिक्स का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट टाइप्स के। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यूजर एजेंट क्या चीज होती है। यूजर एजेंट आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना तो मैं बता दूंगा आपको यूजर एजेंट क्या है, किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइल पास आपने सुना होगा। एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल, ये क्या होती हैं उनको देखेंगे। HTML में बुकमार्क्स कैसे लगाए जाते हैं, वो आप देखते हैं पूरा एक बहुत बड़ा पेज होता है, तो लिंक्स लगी होती है, तो हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमें उसी पेज पे एक सेक्शन पे हमें लेके जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं HTML बुकमार्क्स, वो देखेंगे। आइडेंटिफायर्स, आप सुना होगा, क्लास आईडी देते हैं, तो वो देखेंगे वो क्या होता है। और मल्टीमीडिया के टैग्स कुछ, ठीक है, और कुछ साइटेशन भी। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने अपने लेक्चर 7 में कवर किए थे। तो आज के लेक्चर में हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है भाई, व्हाट एक्चुअली आर एलिमेंट्स। कि जो HTML में एलिमेंट्स बनाते हैं, या जिनको आप टैग्स कहते हो। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टैग और एलिमेंट में क्या फर्क है, ठीक है, थोड़ा डिवीजन भी हो जाए ना। टैग और एलिमेंट में क्या फर्क है, जल्दी बताएं। कि एक टैग है, एक एलिमेंट है, ठीक है। हम जैसे कि ये मैं एक खोलता हूँ H1 का, तो काफी लोग इसको टैग भी बोलते हैं कि भाई H1 का टैग लगा हुआ है, काफी लोग इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। तो भाई इसमें फर्क क्या है जी, जल्दी बताएं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासेस दे चुके हैं। जी किताबों ना भाई, रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है यूट्यूब पर। जी जी सर जी, ये किस तरह बोले। सर ये H1 जो होता है ना वो टैग होता है, और अगर इसमें हम है ना कंटेंट लिखते ना, ये जैसे हेडिंग 1 लिखा हुआ है आपने, तो ये मिलकर है ना एलिमेंट बन जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। और कोई बताना चाहे, हनीफ बताएं। सर H1 जो है हमारा टैग है, उसमें जो हेडिंग 1 लिखा हुआ है वो हमारा पूरा मिला के एलिमेंट बनता है। टैग और उसका कंटेंट मिला के उसको हम एलिमेंट कहते हैं, मतलब ये पूरे को हम एलिमेंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। सही है, जबरदस्त, अच्छी बात है, आप लोगों को याद है ये सारी चीजें। तो अब एलिमेंट बेसिकली है क्या, ठीक है। एलिमेंट क्या चीज है, खुद में एलिमेंट क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा यूजर एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यूजर एजेंट मैंने लिखा हुआ है, ये क्या चीज है। असल में यूजर एजेंट जो है वो और कुछ भी नहीं, हमारा ब्राउजर ही है। हमारा ब्राउजर हमारे ब्राउजर को हम यूजर एजेंट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और यूजर एजेंट जो है वो एलिमेंट्स को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टाइल्स वो दे देता है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर वो डिफाइन कर देता है, ठीक है। बाद में जाके हम उसके बिहेवियर को, उसके स्टाइल्स को हम चेंज करते हैं। पर जो बाय डिफॉल्ट चीजें आती है ना, वो जो है यूजर एजेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप एंड्रॉइड को मोबाइल लेते हो, ठीक है। एंड्रॉइड में जो है वो आपको जो है कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं, जैसे कि गूगल की एप्स हो गई, क्योंकि ये एंड्रॉइड गूगल का है, ठीक है। तो उसके साथ आपको गूगल की कुछ एप्स मिल जाती हैं, जैसे कि प्ले स्टोर हो गया। वो आप तो इंस्टॉल नहीं करते हो ना, वो कौन इंस्टॉल करके देता है, वो करके देते हैं गूगल वाले, एंड्रॉइड वाले, ठीक है। उसी तरह ये यूजर एजेंट क्या करता है, ये एलिमेंट्स को, जो हमें HTML के एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, H1 H2 H2 H3, तो आप ये देखते हो कि भाई H1 लगा रही हो तो क्या हो रहा है कि एक बड़ी हेडिंग बन रही है। तो ये बड़ी हेडिंग बनी कैसे, इसके पीछे की साइंस पता है आपको, कि ये बड़ी हेडिंग बन कैसे रही है खुद ब खुद। ये कोई जादू तो नहीं है, इसके पीछे किसी ना किसी ने तो मतलब काम किया होगा ना, कि HTML को किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। तो वो काम करता है हमारा ब्राउजर, यूजर एजेंट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। यूजर एजेंट क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। यूजर एजेंट एक वैसे एक पूरी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। अगर आप इसमें पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, a user agent is a piece of information sent by the web browser when it requests a web page from a server. It identifies software and device used to access the website. User agent typically includes detail about the browser, operating system and the device type, ठीक है। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई आपको कख भी समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है।
ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। A user agent is relatively short bit of text that attempts to describe the software browser. The agent, देखा यहाँ लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर ब्राउजर को क्या बोल रहा है, एजेंट बोल रहा है। सॉफ्टवेयर ब्राउजर को मतलब हमारे ब्राउजर को ये एजेंट का नाम ले रहा है। That is making the request to a website, web servers, web browsers include the user agent string in the request they make to website. The user agent often includes description of the operating system and device type that the browser agent is running on. मुझे पता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब चीजों को हम देखते हैं तब हमें और ज्यादा गहराई से चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ब्राउजर पे आपको शिफ्ट करूंगा, तो आप देखोगे यूजर एजेंट क्या चीज है। एक स्ट्रिंग होती है, चलो वो दिखाई देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। सीधे अल्फाजों में हम अपने ब्राउजर को ही यूजर एजेंट कहते हैं, ठीक है। वरना एक पूरी स्ट्रिंग भेजता है ब्राउजर जो है ना, पूरी स्ट्रिंग भेजता है एक यूजर एजेंट की प्रॉपर्टी के अंदर। अब एक जैसे गूगल की वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है, google.com, ठीक है, google.com खोल लेते हैं। ये google.com खोल ली, इसके बाद क्या किया मैंने, F12 दबाऊंगा तो ये डेवलपर टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डेवलपर टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, ठीक है। अभी हमारा काम है यूजर एजेंट से, ठीक है। तो मैं जाऊंगा नेटवर्क के टैब में, नेटवर्क के टैब में, और उसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा किसी भी रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो ब्राउजर रिक्वेस्ट मार रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में पढ़ाई थी ना, कि ब्राउजर रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को, तो ये देखो ये रिक्वेस्ट मार रहा है सारी चीजों के लिए। मैं जैसे इस पे करूंगा, ये ब्राउजर देखो रिक्वेस्ट मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, और सर्वर से रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। मतलब 200 स्टेटस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि सर्वर से रिस्पॉन्स होके आया है। ये सारी चीजें हम जब हम सर्वर की साइड पे आएंगे तब पढ़ेंगे। बहरहाल मैं इस पे जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है सर्वर की तरफ, इसको देख लेते हैं कि स्टेटस कोड 200 है, रिक्वेस्ट का मेथड गेट था, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं सबसे नीचे, क्योंकि हमारा यूजर एजेंट सबसे नीचे बैठा हुआ है, ये रहा, ये देख रहे हो यूजर एजेंट, यहाँ लिखा हुआ यूजर एजेंट। और यूजर एजेंट क्या लिखा हुआ, मोजिला 5.0 लिनक्स एंड्रॉइड, मतलब ये हमारे वेब ब्राउजर के बारे में बात कर रहा है, कि मतलब ये जो है यूजर एजेंट जिसने रिक्वेस्ट की है उसका ये ब्राउजर है, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको बता रहा था कि H1 की जो हम लगाते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास H1 की खुद से स्टाइल लग के आते हैं, वो कैसे लगते हैं, वो हमारा ब्राउजर लगाता है, हमारा यूजर एजेंट लगाता है, ठीक है। तो हमारे ब्राउजर में बेसिकली होता क्या है, एक रेंडरिंग इंजन होता है, ठीक है। हमारे ब्राउजर में क्या होता है, एक रेंडरिंग इंजन होता है। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक जो बताया सबको क्लियर हो रहा है जी। यहां तक जो बता रहा हूँ, यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक सवाल हो तो पूछ लो, यस सर। चैट में लिख दो अगर समझ में आ रहा है तो, अगर आप बोलना नहीं चाह रहे तो चैट में लिख दे वाले, ताकि मुझे पता लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है, तो मैं आगे बढ़ सकूं। जी सर समझ आ रहा है। ठीक है, तो रेंडरिंग इंजन के बारे में बता रहा था कि रेंडरिंग इंजन होता क्या है। तो ये जो वेब ब्राउजर पे जो हम ये गूगल का जो लोगो इस तरफ देख रहे हैं, ये पूरा एक बना हुआ देख रहे हैं, तो उसको रेंडर करने का, उसको डिस्प्ले करने का काम किसका होता है, ब्राउजर के रेंडरिंग इंजन का काम होता है वो, ठीक है। किसका काम होता है, ब्राउजर के रेंडरिंग इंजन का। रेंडरिंग इंजन क्या करता है, ये सारी चीजें जो हमने कोड में लिख के भेजी है ना, उसको कन्वर्ट करता है हमारे इस यूआई में, ठीक है, हमारे इस यूजर इंटरफेस में। यूजर इंटरफेस क्या चीज होती है, कौन बताएगा, व्हाट इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है बताओ जी अनिफ। सर यूजर इंटरफेस जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है वो यूजर इंटरफेस है। मतलब गूगल का पेज मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये गूगल का यूजर इंटरफेस है, बिल्कुल सही। तो इसको रेंडर कौन करता है, इसको बनाता कौन है, जैसे कि इंजीनियर एक बिल्डिंग को बनाता है, मजदूर जो है पूरी बिल्डिंग को खड़ी करते हैं, वही काम यूजर जो हमारा रेंडरिंग इंजन करता है। रेंडरिंग इंजन अगर मैं लिखूं, रेंडरिंग इंजन लिखूंगा ब्राउजर्स रेंडरिंग इंजन, तो आपको देखेंगे कितने टाइप्स के हमारे पास रेंडरिंग इंजन आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के, ब्लिंक हो गया, वेबकिट हो गया, गेको हो गया, ट्राइडेंट हो गया, एज एचटीएमएल हो गया, प्रेस्टो हो गया। एक मिनट,
ठीक है। तो ब्लिंक जो है वो हमारा गूगल क्रोम या क्रोमियम ब्राउजर में यूज होता है। क्रोमियम का वर्ड सुना आप लोगों ने? क्रोमियम क्या चीज है? क्रोमियम जो गूगल का एक ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट है, क्रोमियम जिसको कहते हैं, ये ब्राउजर बनाने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि भाई इसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है। अब आप उसकी मॉडिफिकेशन करके आप अपनी अपनी तरफ से वो चीज बना सकते हो। जैसे गूगल क्रोम भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है, क्योंकि वो क्रोमियम के ऊपर बना हुआ है, उसके कोड पे बना हुआ है। उसी तरह हमारे ये मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ माय गॉड, असल में माइक मेरा पता नहीं क्यों खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। अच्छा, अभी भी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, लास्ट जो मैंने कहाँ तक छोड़ा था मुझे पता है, ताकि फिर मैं वहीं से शुरू करूँ। मैंने इतनी राम कहानी यहाँ पर बता दी है, पर माइक ही ऑफ था। रोमिंग। जी हेलो। सर आप जी सर आप क्रोमिंग का बता क्रोमियम रहे पढ़ा रहे थे। अच्छा, क्रोमियम आप लोगों ने सुन लिया ना? ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ब्राउजर्स जो है ना, किसी ना किसी उस पे बने हुए, जैसे कि गूगल क्रोम जो है वो क्रोमियम पे बना हुआ है, क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है। ठीक है, क्रोमियम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, क्रोमियम, तो ये गूगल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये रहा। Chromium is a free and open source web browser project mainly developed and maintained by Google. The code base provides the vast majority of the code for the Google Chrome browser, which is proprietary. मतलब गूगल की ये मिल्कियत है। पर इस पे देखो बना हुआ है कि मैं अगर लिखूंगा क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर्स, तो आप देखोगे उसकी लिस्ट आ जाएगी पूरी कि कौन से ऐसे ब्राउजर्स हैं जो हमारे क्रोमियम को यूज करते हैं सोर्स कोड को बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लिनक्स का, तो लिनक्स क्या है? वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, बने लिनक्स पे बने हुए हैं। ठीक है, तो याद देखो ये मुझे बता रहा है कि भाई क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर्स आर वेब ब्राउजर दैट यूज क्रोमियम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एज देयर फाउंडेशन। सम एग्जांपल्स आर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज जो मैं यूज कर रहा हूँ, विवाल्डी, प्रेयर एंड ओपेरा, ये सारे जो है वो यूज करते हैं क्रोमियम बेस्ड। और फायरफॉक्स कौन सा यूज करता है? वो यूज करता है स्पाइडर मंकी। फायरफॉक्स यूज करता है स्पाइडर मंकी। तो इनके अंदर होता है रेंडरिंग इंजन। सारी राम कहानी बताने का मकसद ये था कि इनके अंदर एक रेंडरिंग इंजन होता है। वो डिफरेंट 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 तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारे जो क्रोमियम के अंदर है वो है ब्लिंक। ठीक है, ब्लिंक यूज होता है। रेंडरिंग इंजन का काम है, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरी पिक्चर यहाँ दिख रही है, ये पूरा एक डब्बा बना सा आ गया, उस पर ये सारी चीजें लिख के आ रही हैं। तो ये कौन रेंडर कर रहा है, कौन शो कर रहा है? रेंडर का मतलब है डिस्प्ले करना। ठीक है, रेंडरिंग मतलब डिस्प्ले करना, शो करना, आपको दिखाना चीजें। ठीक है, तो ब्लिंक जो है वो मेरा ये ब्राउजर यूज करता है। ये सारा काम ब्लिंक कर रहा है, इसके पीछे जो मजदूर है वो ब्लिंक है। ये जो ब्लिंक रेंडरिंग इंजन है वो उसके पीछे काम कर रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मोजिला फायरफॉक्स के लिए गेको यूज होता है, और ट्राइडेंट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये HTML, ये पुराने ब्राउजर में यूज होते थे जो अब यूज नहीं होते हैं। अभी ये यूज होते हैं। वेबकिट हो गया, गेको हो गया। ठीक है, वेबकिट ये एप्पल आईफोन वगैरह के ब्राउजर्स के लिए यूज होता है, मैकिंटोश वगैरह के लिए। ठीक है, जिसमें हम सफारी ब्राउजर यूज करते हैं। इसके बाद ये या क्रोमियम बेस्ड जो ब्राउजर है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो रेंडरिंग इंजन ये था। तो बात हमारी ये हो रही थी कि हमारे जो HTML के जो आपको दिख रहे होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जो है उसमें लगी होती है। एक मिनट में आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल्स, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है? जो आप खुद से नहीं देते हो वो लगे हुए आते हैं। उसकी मिसाल मैंने कैसे दी थी कि एंड्रॉइड मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन गूगल की तरफ से आती है फ्री में, वो आप तो इंस्टॉल नहीं करते हो ना, वो कौन इंस्टॉल करके देते हैं? वो एंड्रॉइड वाले करके देते हैं, गूगल वाले आपको करके देते हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं VS कोड पे हूँ और VS कोड पे मैंने H1 और H2 बनाया सिंपल, ठीक है। हेडिंग 1 और हेडिंग 2 बनाया, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो आपको अभी दिख रही होगी ब्राउजर की स्क्रीन, जीत भाई, ठीक है। हेलो 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 जी हेलो जी, जीत भाई, आपकी जो आवाज है वो भी लैकिंग कर रही है, स्क्रीन भी लैकिंग कर रही है बहुत ज्यादा। इंटरनेट का इशू है मेरे पास थोड़ा। यस सर, सेम इशू है, आवाज ब्रेकिंग कर रही है आपकी। समझ में आ रही चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लैकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है सर। अभी अभी ठीक है? ये भी ठीक है। अच्छा, ये मैंने उस पर लिखा था जो है हमारा HTML की फाइल में, ठीक है। अगर कोड आप देखना चाहो डायरेक्टली ब्राउजर से तो आप सोर्स में जाओ, और सोर्स में ये index.html, ये मेरा कोड जो है वो आ जाएगा। इसको इग्नोर करो, ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन वो लगा रही है कोड, ठीक है। इस पे फोकस करो, ये मैंने 2 लिखे हैं इस पे, H1 और H2, हेडिंग 1 और हेडिंग 2, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूजर एजेंट जो हमारा ब्राउजर है वो क्या करता है, इनको बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्टाइल्स दे देता है जो हम खुद से प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने इसकी CSS नहीं लिखी है, ठीक है। ये स्टाइलिंग कहाँ से आती है? CSS से आती है। तो मैंने तो लिखी नहीं, तो ये आई कहाँ से? ये आई है उससे, वेब ब्राउजर ने इसको प्रोवाइड की। उसको देखते हैं कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने हेडिंग पे क्लिक किया, इसके स्टाइल्स नीचे लिख के आ गए, ठीक है। अब मैं जाऊंगा कंप्यूटर पे, तो आप देखोगे ये रहे, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहे हैं आपको? ये सेक्शन दिख रहा है आपको? यस सर, यस दिख रहा है, ये दिख सर, रहा ये है। सर इस पे तो कोई स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई नहीं है सर। मैंने अप्लाई नहीं किया, पर देखो ये ब्राउजर ने अप्लाई की हुई है। इसको 32 पिक्सल की क्या दी हुई है, इसको फॉन्ट साइज दिया हुआ Font 32 size। पिक्सल का। मैंने तो नहीं दिया इसको, तो ये कौन दे रहा है? ये ब्राउजर दे रहा है। ये फॉन्ट वेट, ये सारे CSS के स्टाइल्स हैं, उसकी वजह से ही हमारा H1 ऐसा दिख रहा है। हमारे H1 की दिखने की वजह क्या है? क्योंकि इसको ब्राउजर ने इसको ऐसे स्टाइल दिए, ब्राउजर ने इसको ऐसा बिहेवियर दिया है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर एक टर्म लिखी होगी, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। यूजर एजेंट स्टाइल शीट, ये देखिए, ये देख रहे हो आप लोग? ये दिख रहा है आपको? यूजर एजेंट स्टाइल शीट। इसका क्या मतलब है? ये ब्राउजर दे रहा है इसको। ये H1 का टेक जब हम CSS पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यार, ये H1 को ऐसे यहाँ पर कैसे सेलेक्ट किया हुआ है, और ये डिस्प्ले क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, मार्जिन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब हम उस पे आएंगे CSS पे। पर आप समझो कि ये जो स्टाइल्स है, ये जो मैं H1 ऐसा दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है कि ब्राउजर ने इसको कुछ ना कुछ स्टाइल्स दिए हुए। अगर मैं यहाँ पर चेंज करूं, मैं यहाँ लिखूं भाई, कंप्यूटर में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? इसको मैं पकड़ूंगा। अच्छा, मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। स्टाइल्स लग नहीं रही, मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। ये इस पे लगेंगे, ठीक है। H1 पे मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वहां क्या लगा हुआ था? 32 पिक्सल लगा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 16 पिक्सल। आप देखना छोटा हो जाएगा ये देख रहे हो? H1 छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि अब मैंने अपनी तरफ से इसको स्टाइल दे दिया है, मैंने अपनी तरफ से इसको साइज दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ एक, इसका मतलब एक टेक्स्ट कलर। अब मैं बोलता हूँ इसको भाई रेड हो जा, ये देखो रेड हो गया। मैं इसका फॉन्ट वेट जो है बिल्कुल ही छोटा कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट जैसा लगेगा। फॉन्ट वेट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो ब्राउजर ने स्टाइल दी है इसको चेंज कर रहा हूँ। और चेंज करने को क्या बोलते हैं? ओवरराइड करना। मतलब जो ब्राउजर ने दी हुई है, आप उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज लगा के उसको चेंज कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, ब्राउजर की प्रॉपर्टीज को आप ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट को कर देता हूँ 300, तो ये देखना पतला हो जाएगा। ये देखो पतला हो गया। अगर मैं हवर भी करता हूँ तो आपको दिखेंगे सारे, किस पे कौन सा कलर है, इसका मार्जिन क्या है, फोर्ट फैमिली क्या लगी हुई है, सारी चीजें आपको देखेंगी, ठीक है। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, 100 कर दूं, ये देखो और पतला हो गया। तो इससे हमें बात समझ में आ रही है, क्या समझ में बात आ रही है इससे हमें, कि HTML जो एलिमेंट्स है ना,
वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्टाइल्स अपने साथ लेके आते हैं, और उन स्टाइल्स को देता कौन है? वो स्टाइल देने वाली जो एंटिटी है वो हमारा ब्राउजर है, जिसको हम यूजर एजेंट कह रहे हैं। सिंपल इज दैट, और कुछ भी नहीं। जी यहां तक कोई सवाल हो तो पूछे। यहां तक समझ में आ गई आपको बातें जो भी मैंने की हुई है? जी मंसूर, आपको कोई सवाल है? नो सर। आपने इंटरेस्ट किया हुआ है? अच्छा, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ ले, वरना हम आगे बढ़े। सबको क्लियर है? एक बार चैट में लिख दे कि अगर आपको क्लियर है तो। सब लिखे चैट पे कि हमें क्लियर हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी सर क्लियर है। ठीक है, अभी वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, default style given by user agent browser to the elements. Browser apply default styles to the various HTML elements to ensure consistent rendering across different, ये देखो rendering का वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, across different websites. For example, heading may be bold, links may be blue. मतलब ये बता रहे हैं कि ब्राउजर कुछ ना कुछ इनको अपनी तरफ से मेकअप लगा के भेज देता है। CSS क्या मेकअप करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस सवाल पे, ठीक है। इसको मैं समझता हूँ कि भाई एलिमेंट खुद में क्या है। अगर सारे स्टाइल्स जो है वो ब्राउजर उसको खुद दे रहा है, तो यार एलिमेंट फिर क्या है? तो एलिमेंट सारे एक जैसे ही हैं। आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई? भाई यही बात है, एलिमेंट सारे एक जैसे हैं। सारे क्या खाली डब्बे हैं, ठीक है। जब मैं सीख रहा था ना ये HTML से, मुझे बहुत टाइम लग गया था। फिर किसी ने मुझे बताया कि यार आप जो है HTML एलिमेंट्स को एलिमेंट ना समझ के उसको डब्बा समझो। उसको डब्बा समझोगे तभी आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर होगी। तो भाई आप भी वही करो, HTML एलिमेंट्स को एलिमेंट ना समझो, उसको डब्बा समझो, ठीक है। उसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि HTML के जो एलिमेंट्स एक्चुअली वो क्या है, वो खाली डब्बे ही है, जिन पर ब्राउजर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नाम कहानी की है, मेकअप लगाया हुआ है। मतलब डब्बों को उठा के ऐसे समझो कि आपने डब्बे उठाए और डब्बों को अलग अलग कलर कर दिया। बोले कि यार ये ब्लू कलर का डब्बा है, ये येलो कलर का डब्बा है, ये ब्लैक कलर का डब्बा है। डब है तो सारे डब्बे ही, पर यार क्या है आपने अब उसका रंग रोगन कर दिया है, तो वो थोड़ा अब एक दूसरे से डिफरेंट लग रहे हैं। तो वही कहानी यहाँ पर भी हो रही है कि ब्राउजर क्या करता है कि एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से स्टाइल दे देता है। पर एलिमेंट खुद में अगर कोई भी अगर ब्राउजर उसको स्टाइल ना दे, तो आप देखो कि सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, ठीक है। अब उसमें ऑफकोर्स कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे कि ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है। ब्लॉक और इनलाइन ये क्या चीजें हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दो तरीके के डब्बे होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लॉक टाइप का डब्बा, एक होता है इनलाइन टाइप का डब्बा, ठीक है। अब से आप जो है एलिमेंट्स, जो HTML के एलिमेंट्स है ना, उसको आप डब्बा कंसीडर करोगे। अगर डब्बा कंसीडर करके चलोगे तब आपको डिजाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा ये तो डब्बा ही यार, वरना ये होता ये है कि इतने सारे टैग देख के आप परेशान हो जाते हो यार। सबका मुझे फंक्शन याद रखना पड़ेगा। भाई H1 ये करता है, टेबल अगर एलिमेंट यूज कर रहा हूँ तो टेबल का एलिमेंट ये करेगा, फॉर्म का एलिमेंट यूज कर रहा हूँ तो फॉर्म ऐसा करेगा। वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह है कि ब्राउजर ने अपनी तरफ से उसको डिफॉल्ट स्टाइल दिए हुए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उसको अपनी तरफ से उसने दिया हुआ है। पर अगर उसको कोई भी स्टाइल अगर ब्राउजर ना दे तो सारे एक जैसे, सारे हम शक्ल है, ठीक है। अब उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, H1 बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हेडिंग 1, पैराग्राफ बनाता हूँ, लॉरेम इप्सम लगा देते हैं 10 वर्ड का, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद जो है क्या बनाए, एंकर टैग लगा देते हैं, ठीक है। एंकर टैग हमने पढ़ा था, गूगल, सॉरी कहाँ चला गया, इस पे मैं हैश लगा देता हूँ और google.com लिख देता हूँ। अब फिलहाल के लिए हम जो है वो ये चीज ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, शो प्रीव्यू करके इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर ही, ताकि मुझे ब्राउजर स्विच ना करनी पड़े। तो ये मेरे पास इसका आउटपुट भी आ चुका है। अब ये मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है कि ये मोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, और इसके ऊपर ब्लू कलर आ गया है और इसके नीचे लाइन आ गई। तो ये ब्राउजर क्यों कुछ ना कुछ अपनी तरफ से स्टाइल दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है?
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं थोड़ी CSS यूज करूंगा, क्योंकि अब मुझे ये सारे स्टाइल्स उनके ऊपर से हटाने, ये सारा मेकअप जो है ना कि मुझसे धोना निकालना है मुझे। तब आपको समझ में आएगा यार ये जो ब्राउजर ने नाम कहानी की हुई है ना, जो एलिमेंट है खुद में वो कुछ भी नहीं है, वो खाली डब्बे ही है। ठीक है, वो तब आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर CSS के स्टाइल लिखता हूँ। ठीक है, ये CSS के स्टाइल लिखने के लिए हम हमारे पास 3 तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और जो है इनलाइन। ठीक है, अभी मैं इंटरनल CSS का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टार को दबाऊंगा। स्टार को दबाने से क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट है सारों पे जो भी स्टाइल दूंगा सारे अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं सबको एक जैसे स्टाइल देता हूँ। अभी देखना, मैं कहता हूँ भाई फॉन्ट साइज हो जा भाई 10 पिक्सल। ये देखो सारे छोटे हो गए, 10 पिक्सल के हो गए। 10 पिक्सल आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं 16 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। अब मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, ताकि ये जो अंडरलाइन आ रही है ना ये खत्म हो जाए। ये बाय डिफॉल्ट एंकर टैग के साथ अंडरलाइन आती है, तो मैं ये चाहता हूँ खत्म हो जाए। देखो खत्म हो गई। ठीक है, अब ये जो कर्सर आ रहा है ना, इसके हवर कर रहा हूँ, इस पे माइक लेके जा रहा हूँ, यार ये कर्सर आ रहा है, ये हाथ बना रहा है, इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर की प्रॉपर्टी यूज होती है और नन कर दूँ, तो ये देखो हाथ हट जाएगा। अब नन नहीं करना था मुझे, पॉइंटर लिखना था। पॉइंटर नहीं, जो ये जो एरो का साइन आ रहा है इसको क्या कहते हैं, मैं इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू भूल गया हूँ। पॉइंटर लिखूंगा तो वही आ जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा बस नन ही कर देते हैं, मतलब किसी पे भी वो शो नहीं होगा, पर ये दिख ही नहीं रहा मुझे, तो उसको रहने देते हैं पॉइंटर को। अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि यार ये जो माउस का जो आ रहा है। ठीक है, अब सब पे कर्सर आ चुका है। ठीक है, सब पे पॉइंटर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि सारे स्टाइल्स सब पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं कलर कर देता हूँ, जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये देखो सारे एक जैसे हो गए, सारे एक जैसे हो गए। जी हेलो। और फॉन्ट वेट भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ब्राउजर ने इसको फॉन्ट वेट दिया हुआ है। फॉन्ट वेट कर देता हूँ मैं 500। ये देखो सारे एक जैसे हो गए, कोई भी फर्क आपको अभी नहीं दिखेगा। स्क्रीन लेक कर रही है सबके पास? जी सर। मुझे एक मिनट दे। यस सर, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। मैं इंटरनेट को चेंज करता हूँ। यार क्यों इंटरनेट इशू कर रहा है? अच्छा अभी देखें, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा शो ये तो दिखता है? हाँ हाँ शो तो हो रही है फिर। बढ़िया कि लेक हो रही है बहुत ज्यादा। अब बताएं, अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर, इट्स ओके। अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये मैंने सारे स्टाइल्स जो है ब्राउजर के अब चेंज कर दी, जो ब्राउजर ने इसको दिए हुए थे ना सारे एलिमेंट्स को, H1 को, P को, A को, वो सारे स्टाइल मैंने हटा दिए हैं। अभी भी कुछ स्टाइल्स लगे होंगे, वो बहुत सारे स्टाइल देता है। तो ये जो स्टाइल्स मुझे चाहिए इन सबको एक जैसा दिखाने के लिए, वो मेरे पास वो आ चुके हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि सारे एलिमेंट HTML के एलिमेंट एक जैसे ही होते हैं, पर अगर आप उनको स्टाइल दे दो तो उनके बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ब्राउजर भी वही करता है कि H1 को उसकी मीनिंग देने के लिए उसको कुछ अलग फॉन्ट वेट दे दिया है, उसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, जैसे देखते हो कि H1 जो है बोल्ड होके हमें दिखता है, काफी बड़ा दिखता है, बोल्ड होके दिखता है। H2 लगाए तो उससे छोटा दिखता है, H3 लगाए। अब मैं क्या करता हूँ, H यहाँ पर डॉलर, और जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंटू 6। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी लिस्ट बन के आ गई। ये भी आपको सिखाऊंगा कि शॉर्टकट इसके VS कोड के शॉर्टकट है ये सारे, इसको कहते हैं इमेज एप्लीकेशन। ये भी हम सीखेंगे। H2 H3 H4, अब देखोगे इसमें कोई भी फर्क आपको नहीं दिख रहा हो, सारे एक जैसे दिख रहे हैं।
है कि नहीं? ये क्या हो रहा है, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पैराग्राफ भी बनाऊंगा ना और पैराग्राफ में लिखूं भाई हेडिंग 7, तो देखोगे सेम टू सेम है, ठीक है। हालांकि हेडिंग 7 होती नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूं एंकर टैग और यहाँ लिखूं हेडिंग 8, तो देखो वही बात, कोई भी फर्क नहीं आ रहा, सारे एलिमेंट मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट बाय खुद में वो खाली डब्बे हैं, ठीक है। इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट करने का क्या मतलब है, ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो रिवीजन कर ले। व्हाट इज कमेंट, कमेंट क्यों करते हैं? सर किसी डेवलपर को समझने के लिए हम कमेंट लिखते हैं दूसरे डेवलपर को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ पर था, मैं क्या करता हूँ, H1 बना लेता हूँ दोबारा। अब मैं इस पे कुछ कंटेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। H1 P का उठा लिया मैंने, और यहाँ पर जो है मैंने दे दिया इसको, इसको क्या दूं, एक का टेक उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैं जो है यहाँ पर सबको पकड़ूंगा और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा रेड। सबको नहीं देना है मुझे, ये तो सिर्फ स्क्रीन H1। हैंग है। भी तो इंटरनेट बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। यार सबके पास यही इशू आ रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट तो अभी फास्ट चल रहा है बिल्कुल, मैंने 4G पे सर लगाया हमारे हुआ है। पास अब सही है। अभी सही हो गया सर, अभी सही हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा यार बर्दाश्त कर लो, क्योंकि आप इंटरनेट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, कभी ठीक चलता है कभी मसला करता है। अच्छा यस सर, ये इट्स पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया कि ये तीन, अब एलिमेंट क्या है, खुद में डब्बे हैं, ठीक है। ये समझो ये 3 डब्बे मैंने उठा लिए, उन तीनों डब्बों को मैंने यहाँ पर CSS में पकड़ लिया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ बैकग्राउंड, इसको देता हूँ रेड बैकग्राउंड कलर, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ येलो बैकग्राउंड कलर, इसको करता हूँ ग्रीन, ठीक है। अभी आपको दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे इसको विड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। अब एंकर टैग जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, इस पे विड्थ और हाइट हम नहीं दे सकते, तो मैं इसको भी ब्लॉक बना देता हूँ। अभी ब्लॉक इनलाइन क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं ये थोड़ी नाम कहानी कर रहा हूँ, वरना CSS मुझे लिखनी नहीं थी। विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। विड्थ किया मैंने 100 पिक्सल, और हाइट जो है वो हाइट भी 100 पिक्सल दे। अब दिखेगा, देखो दिख गया मुझे डब्बा। अब यही जो है मैं नीचे कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पर, और इसको ठीक है। अगर मैं ब्लॉक हटा दूंगा तो आप देखोगे मुझे शो नहीं होगा, क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट में आप जो है विड्थ और हाइट नहीं लगा सकते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको यहाँ तो इनलाइन ब्लॉक बनाऊं, यहाँ तो इनलाइन ब्लॉक बनाऊं, या तो ब्लॉक बनाऊं, इन दोनों में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे शो होगा। तो इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। ये इनलाइन क्या है, ब्लॉक क्या है, समझाऊंगा। पर ये समझो कि ये तीनों डब्बे हैं, खाली रेक्टेंगुलर शेप के डब्बे हैं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गए तो आपको डिजाइन बनाने में यकीन करो कभी भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप उसको डब्बा कंसीडर करके चलोगे, आप उसको HTML एलिमेंट कंसीडर करके नहीं चलोगे। आप बोलोगे ये डब्बा है, इस डब्बे को मैं इधर कर दूं, इस डब्बे को मैं उधर कर दूं। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसकी भी जो है ना थोड़ी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। ब्राउजर शो हो रहा है आपको? यस सर, हो रहा है। यस सर। अच्छा, ये गूगल का पेज मैंने खोला हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके डेवलपर टूल्स खोलता हूँ। अभी आप देखोगे ये एक डब्बा बना हुआ है, ये डब्बे जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डब्बा पूरा बना हुआ है, और उस डब्बे के अंदर ये मजीद डब्बे पड़े हुए हैं। डब्बे जैसे दिख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर शेप के, वही जो मैं आपको दिखा रहा था, यस है यस कि नहीं, है कि नहीं। ये देखो ये भी यस। डब्बा, ये भी डब्बा, इस पे भी हवर करो, ये भी डब्बा आ रहा है। तो ये क्या, इसे क्या पता लग रहा है कि ये डब्बे हैं। गूगल जैसी बड़ी वेबसाइट भी इन्हीं चीजों का यूज करती है, ठीक है। ये एक डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर ही मजीद 4 डब्बे पड़े हुए हैं, और उन्होंने क्या किया है, इसको टॉप पे रखा हुआ है, कुछ पोजीशन वगैरह दी होंगी। उसके बाद एक पूरा एक डब्बा है, ठीक है। ये पूरा एक डब्बा बना हुआ है जिसमें चीजें रखी हुई है, ठीक है। अच्छा ये तो, एक मिनट,
इस पे वो डब्बा आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। मैंने बनाया था एक क्लोन बनाया था, गूगल सर्च पर क्लोन, मैंने शेयर भी किया था सुबह। अच्छा ये ठीक है, ये गूगल का क्लोन मैंने बनाया था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये देखो एक डब्बा बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक डब्बा है, इसके बाद ये एक पूरा डब्बा है, ये देख रहे हो, ये पूरा इस पे आपको दिख रहा होगा डब्बे की तरह बन किया गया है, वरना वहां पर हमें नहीं दिख रहा था, गूगल पे नहीं दिख रहा था। अब गूगल ने कुछ और तरीका यूज किया होगा, ठीक है। वरना मैंने क्या किया, बस पूरे को एक डब्बे के अंदर रखा हुआ है, पूरे को एक डब्बे के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक ये डब्बा बनाया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट ने जो है मेरी काफी हेल्प की है। ये देखो एक डब्बा हेडर का बना हुआ है, यहाँ पर इसका कोड भी आप दे सकते हो। एक डब्बा हेडर का बना हुआ है, उसके बाद एक डब्बा मेन का बना हुआ है, मेन सेक्शन के अंदर ये पड़ी हुई सारी चीजें, और एक डब्बा फुटर का बना हुआ है। तो आप ऐसे अगर कोडिंग करोगे ना, यकीन करो आपको कभी भी डिजाइन बनाने में कभी भी मुश्किल नहीं। वो जब सीएसएस पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फिर सारी चीजें मक्खन लगने लगेगी, बिलीव मी, ठीक है। इनको डब्बा कंसीडर करके चलो कि ये डब्बे। अब क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर इसके अंदर जो है मैं एक और डब्बा बना लेता हूँ H2 का, ठीक है। और इसके अंदर एक काम करता हूँ, H3 का डब्बा बना दिया, और उसके अंदर मैंने H4 का बना दिया, तो एक फालतू में बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो है H1 के अंदर H2 है, ठीक है। बट इसको दे दूंगा 50 पिक्सल। ये इससे छोटा रखना है मुझे, इसके पेरेंट से, इसके पेरेंट कंटेनर से, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। राइट, ये शो क्यों नहीं हो रहा मुझे, ये शो नहीं हो रहा क्यों, तो ये लोग भी दो क्यों बन गए। H1 के अंदर H2 है, क्यों ले रहा है इसको, डायरेक्टली इसको पकड़ लेता हूँ। ये बाहर क्यों आ रहा है, अच्छा इसके अंदर छुप गया था ये, मेरा सही से काम नहीं कर रहा है ये। इसको इसको क्या करना चाहिए, इसको इसके अंदर आना चाहिए, इसके पेरेंट के अंदर, क्योंकि इसको मैंने कहा बनाया हुआ है H1 के अंदर बना हुआ है, ठीक है। H1 क्या है, H2 का पेरेंट है, तो जो भी स्टाइल दूंगा वो उसके अंदर होने चाहिए। या तो मैं क्या करूँ, इसको कर दूं मैं पोजिशन सर रिलेटिव, ब्राउजर की स्क्रीन वाइट आ रही है। या सर इसका कुछ नहीं शो हो रहा। अच्छा अच्छा, आपके पास तो ब्राउजर शो हो रहा होगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैंने स्क्रीन को स्विच ही नहीं किया था, आप लोग बताते भी नहीं हो ना। अच्छा मैं इस पे लेके आता हूँ, मुझे बताया तो करो कि आपको स्क्रीन दिख ही नहीं रही, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, H1 के अंदर एक H2 बना दिया है। मैं काम करता हूँ इसको P बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है हमें सही तरीके से, ठीक है। वो मैंने पुराने स्टाइल्स दिए हुए थे, एक मिनट हटा देता हूँ, और ये जो है ना इनको एक मिनट के लिए साइड में कर देता हूँ, एनर्जी मसला हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक पी का टैग बनाया, पी के टैग के अंदर एक H1 बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले पी को पकड़ूंगा, पी को बोलूंगा भाई विड्थ हो जाए 100 पिक्सल, हाइट हो जाए 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। यार ये दो डब्बे क्यों बन के आ रहे हैं, अच्छा ये उसके अपने पेरेंट उसको भी दे रहा है, चाइल्ड को भी दे रहा है। अरे अजीब ही मसला हो रहा है यहाँ पर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, दो दो बार ये मुझे शो कर रहा है। कभी कभार एक्सटेंशन भी मसला करती है, इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक मिनट, क्या इशू है भाई।
ये दो बार मुझे क्यों शो हो रहा है? अभी 2p को रेंडर कर रहा है, 2p रेंडर क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। मैंने तो एक ही p बनाया हुआ है, देख रहे हो, एक ही p बना हुआ है, 2 शो कर रहा है, पर ये h1 इसका चाइल्ड है, क्या मसला है? h1 और इसको देता हूँ विड्थ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, ये मुझे यहाँ तक है, और ये शायद क्या शो हो रहा है? बहरहाल ये कोई यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई इशू है, तो मैं इसके कंटेंट लिख दूँ, कंटेंट तो सही सही शो हो रहा है, पर ये इसके अबाउट क्यों जा रहा है? बहरहाल छोड़ो इसको, ये कोई और इशू है तो मैं नहीं जानना चाह रहा। CSS हमारा अभी टॉपिक नहीं है, तो मैं जो चीज दिखाना चाह रहा था वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। अच्छा ये ठीक है, गूगल को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, HTML का अनलिमिटेड डब्बा है, और ये एक डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर ये 4 और डब्बे रखे हुए हैं। ये क्या है? इसके चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये इसके चाइल्ड एलिमेंट है इस पूरे डब्बे के। इस डब्बे का नाम क्या है? ये डिव नाम है इस डब्बे का, ठीक है। ये डिव क्या है वो भी देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक है लेआउट का, जिसमें वेबसाइट का लेआउट कैसे बनता है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। पर अभी आप समझो कि ये सारे डब्बे, डब्बों से मिलकर एक पूरी वेबसाइट बनती है, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि HTML एलिमेंट क्या है, खुद में एक डब्बा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? माइक तो खुला हुआ है मेरा। यस सर, आ रही है यस आवाज। सर। यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? किसी के ऊपर से तो नहीं आ रही? जा रही तो बताओ, मैं और क्लियर कर दूंगा, मसला नहीं है। मैंने इसमें CSS भी थोड़ी इंट्रोड्यूस करवा दी, मैं दिखाना चाह रहा था वो चीजें, क्योंकि CSS आपकी पढ़ी भी नहीं है, तो शायद आपके ऊपर पर से वो बातें जाए। पर उस मेन पॉइंट को समझो, उस चीज को समझो कि भाई HTML एलिमेंट खुद में है क्या, ठीक है। वो खाली डब्बा ही है, उसको बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने कुछ ना कुछ स्टाइल दिए, बात खत्म, ठीक है। आगे फिर जब हम CSS पे आएंगे तो उसको और भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। जी सर। नो स्टूडेंट्स, फिजा, मंसूर, खलील, आप लोगों को समझ में आ रही बात है? यस सर, थोड़ी थोड़ी आएंगी समझ में। तो आपने शुरुआत लेक्चर्स देखे होते ना, आपको सारी चीजें क्लियर होती। मेरा कोई बात नहीं, वो आप देख लीजिएगा तो और आप क्लियर हो जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा, चल आपको मसला नहीं है। जी। अच्छा ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमारे हो गए, ये 4 टॉपिक्स, ठीक है। के सॉरी ये 3 के एलिमेंट एक्चुअली क्या है, यूजर एजेंट क्या है, ब्राउजर को कहते हैं यूजर एजेंट। और ये ब्राउजर जो है हमारा कुछ ना कुछ स्टाइल्स अपनी तरफ से एलिमेंट्स को देता है, जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, ठीक है। वैसे दिखते हैं जैसे कि H1 थोड़ा मोटा दिखता है हमें, और H2 से थोड़ा कम मोटा दिखता है, और से साइज भी थोड़ा उसका कम होता है। अब उसी तरह HTML एलिमेंट्स वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट्स 2 तरीके के होते हैं वो डब्बे ही है, और ये भी स्टाइल्स जो है वो ब्राउजर देता है। पर ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक और लेंथ क्या चीज है। 2 टाइप के डब्बे होते हैं, ठीक है। अब ये समझो, HTML के एलिमेंट्स क्या है, डब्बे हैं, पर ये 2 तरीके के डब्बे हैं। एक वो डब्बा है जो कहता है कि भाई ये पूरी जायदाद मेरी है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और एक वो डब्बा है जो वो सखी है, बोलता है यार तुम मेरे साथ आ सकती हो, मेरे साथ बैठ सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, ये वो सारी चीजें। जैसे कि आपने पूरी बिल्डिंग देखी होगी, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स बने होते हैं, लोग वहां पर लोग रहते हैं। तो वो क्या है, वो लाइन है, आप समझो कि सारे मिल बांट के रह रहे हैं, एक ही स्पेस में रह रहे हैं। लोग क्या है, वो कहते हैं कि भाई ये मेरा घर है, इसमें से मेरी फैमिली और मैं रहेंगे, मैं रहूंगा बस, और कोई नहीं रहेगा, भले मेरे पास कितनी भी बड़ी जगह क्यों ना हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को रहने नहीं दूंगा, मैं अकेला रहूंगा, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये मेरा पेज साइड में खुला हुआ है, डिस्प्ले टाइप्स, इसको मैं H1 में रख देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले टाइप्स, इसको कहते हैं डिस्प्ले टाइप्स, ठीक है। ये CSS की टर्म है डिस्प्ले की टाइप्स होती है इनलाइन, ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले या मैं लिख देता हूँ एलिमेंट टाइप, ठीक है। अभी CSS पढ़ी नहीं है तो एलिमेंट टाइप, कितने टाइप के एलिमेंट है? 2 टाइप के। वो कौन से? ब्लॉक टाइप का डब्बा होता है, और एक होता है इनलाइन टाइप का डब्बा। ब्लॉक टाइप का डब्बा सही रहेगा। एलिमेंट टाइप, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इनलाइन टाइप का डब्बा, ठीक है। 2 तरीके के डब्बे, ब्लॉक टाइप और इनलाइन टाइप, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो कहते हैं भाई ये पूरी जगह मेरी है, ठीक है, इसमें मैं किसी को नहीं आने दूंगा, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉक टाइप के, फिर इसको देखेंगे ये है क्या बेसिकली। ब्लॉक टाइप के डब्बे, इसको भी H3 में रख देते हैं। H3 ठीक है। ब्लॉक टाइप के डब्बे वो कौन कौन से? पैराग्राफ खोलता हूँ तो यहाँ लिखूंगा मैं H1 H2, जितने भी हेडिंग्स हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं, इसके बाद टेबल, सॉरी पैराग्राफ का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये भी क्या है? ब्लॉक टाइप का डब्बा है, पैराग्राफ का एलिमेंट। इसके बाद div का एलिमेंट, ये div बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेआउट बनाने के लिए हमारे काम आता है, ठीक है। तो उसी तरह से और भी मजीद है, ठीक है, और भी मुझे याद नहीं आ रहे, पर बहुत सारे ब्लॉक टाइप के, ठीक है। ब्लॉक टाइप के डब्बे जो है वो बहुत सारे हैं। 1 मिनट, ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स मैं लिस्ट निकाल के आता हूँ ताकि ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स, टाइप एलिमेंट्स, अच्छा मुझे मिल गए सारे। कॉपी किया, ये कर दिया मैंने यहाँ पर पेस्ट। ये देख रहे हो, ये सारे क्या है? ब्लॉक टाइप के डब्बे, एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवास, फील्ड सेट, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 टू H6, हेडर, HR, LI, मेन, नेव, नो स्क्रिप्ट, ये सारे क्या, किस टाइप के डब्बे? ये सारे इस टाइप के डब्बे, ब्लॉक टाइप के डब्बे, ठीक है। अब इनलाइन देख लेते हैं। अब ये क्या है ब्लॉक टाइप, इनलाइन टाइप, वो भी मैं बताता हूँ, बस 1 मिनट में लिख लूँ। इनलाइन टाइप के डब्बे, ये क्या कर दिया इसने, इसको ऑटो फॉर्मेट कर दिया क्योंकि ये सारे HTML एलिमेंट की तरह थे, इस वजह से पूरा सिस्टम खराब कर दिया इसने। के अंदर क्या कर रहा है, पी से पानी का, मैं 1 मिनट सबको कमेंट कर देता हूँ, बहुत परेशान कर रहा हूँ। सर फॉर्मेट हटा दे जाके, फॉर्मेट से सही हो जाएगा। ये फॉर्मेट इसलिए किया क्योंकि ये देखो ना, मैंने HTML एलिमेंट की तरह ही लिख दिया इसको, इस वजह से ये VS कोड ने समझा कि ये टेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं H3 लिखूंगा और लिखूंगा इनलाइन टाइप के डब्बे, इनलाइन टाइप के डब्बे। अब इनलाइन टाइप के डब्बों में आता है हमारा एंकर टैग, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, वो उसको फॉर्मेट कर देगा, जैसे ये पूरी राम कहानी की है इसमें। तो मैं इसको सिंपल लिखूंगा ऐसे, ठीक है। एंकर टाइप हो गया, स्पेन एलिमेंट हो गया, स्पेन एलिमेंट हो गया, बटन हो गया, एबर हो गया, वीडियो हो गया, और जितने भी हमारे वो थे ना, जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट थे, वो सारे
इनलाइन टाइप के डब्बे हैं, और भी है पर मोटा मोटी समझ लो, जो ये आप लोग यूज भी कर चुके हो। ये वाली जो टैग्स है, ये हो गया अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, पोर्ट हो गया, ईएम हो गया, आई हो गया, ठीक है। अभी इनलाइन टाइप ब्लॉक टाइप क्या है, अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये तो समझ में आ गया आपको कौन कौन से है, तो कमेंट कर दिया मैंने, तो भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा जो H1 उठाया मैंने और लिख दिया, बस मैंने ये लिखा है, H लिखा है, और एक उठाता हूँ एंकर टैग, मैं लिखता हूँ एंकर, और उसके साथ ही इसके नीचे में लगा देता हूँ आई का टैग, ठीक है, इटैलिक बोल्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी नहीं स्ट्रॉन्ग, अब डेप्लीकेट हो चुका है, अब आपको फर्क दिख रहा है एक चीज का कि ये H1 क्या कर रहा है, ये पूरी स्पेस खा रहा है। क्या कर रहा है ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक ये पूरी स्पेस खा रहा है, अपने साथ किसी को आने नहीं दे रहा, ठीक है। दिख रहा है आपको कि ये क्या कर रहा है, ये पूरी स्पेस खा रहा है। इसके बाद इतनी जगह पड़ी हुई है, इसके पास जहां पर इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, ये एंकर इटैलिक यहाँ आ सकते हैं, पर ये इनको आने नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक ब्लॉक टाइप का डब्बा है, और ब्लॉक टाइप का डब्बा कहते हैं भाई मैं अकेला रहूंगा इस लाइन में, ठीक है, ये पूरी पूरी मेरी लाइन है, ठीक है, भले मेरा कंटेंट कितने छोटा क्यों ना हो, भले यहाँ पर सिर्फ मैं H लिखूं, यहाँ पर सिर्फ मैं H लिखूं, ठीक है, यहाँ सिर्फ H लिखा हुआ है, और इतनी सारी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, पर मैं किसी को अपने साथ आने नहीं, बात इसीलिए मेरी मिल्कियत है। उसकी जगह पे आप एंकर टैग को देखें, ये एंकर टैग है, ये मासूम क्या कर रहा है कि भाई वो जितनी जगह चाहिए सिर्फ मैं उतनी लूंगा, कि मेरी जितनी चादर है सिर्फ मैं उतने पैर फैलाऊंगा, और मैं अपने साथ दूसरों को आने देता हूँ कि आ जाओ। तो ये इटैलिक टैग को भी अपने साथ आने दे रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग टैग को भी अपने साथ आने दे रहा है, तो इसलिए ये कहलाते इनलाइन, कि ये सारे एक साथ मिल बांट के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बातें जी, यहां तक क्लियर तो बताओ। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है इनलाइन और ब्लॉक टाइप के डब्बे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट इसका आपको 100% क्लियर होना चाहिए जी। क्लियर हो रहा है या नहीं, कुछ बोलो तो सही आप लोग। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, तो अब उसी तरह मैं पैराग्राफ खोलता हूँ, अब पैराग्राफ देखो वो भी यही काम कर रहा है, नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, अपने साथ किसी को आने नहीं दे रहा, इसके बाद जगह पड़ी भी है, देखो कितना स्पेस है इसके पास, बोलेगा सर मैं ही करूंगा इस पे काम और कोई नहीं करेगा, पर उसकी जगह पे अब यहाँ पर मैं एक स्पेन का टैग बना लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, तो इसके साथ आ रहा है वो नई लाइन नहीं ले रहा है, क्योंकि वो इनलाइन टाइप का टैग है, वो कहता है कि भाई मुझे जितनी जगह चाहिए सिर्फ मैं उतनी लूंगा, मैं जितना मेरा कंटेंट है, कंटेंट क्या चीज होती है, इसको कहते हैं कंटेंट, ये जो लिखा हुआ है इसके बीच में, टेक्स्ट के बीच में, तो मुझे मेरा जितना कंटेंट होगा मैं उतनी स्पेस लूंगा, ठीक है, इसलिए ये इनलाइन टैग के डब्बे कहलाते हैं। और इनलाइन में जो है आप विड्थ और हाइट, जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि विड्थ और हाइट आप इनलाइन टेक्स्ट को नहीं दे सकते हो, उसके लिए आपको या तो उसको ब्लॉक बनाना पड़ता है, या तो उसको उसकी डिस्प्ले टाइप को चेंज करना पड़ता है। डिस्प्ले टाइप्स मैंने आपको बताई थी ना ऊपर, वहां मैं स्टाइल में चेंज कर रहा था डिस्प्ले टाइप्स की, डिस्प्ले को मैंने कर दिया था ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक कर दिया था, उसमें ज्यादा किया था कि उसमें मैं विड्थ और हाइट दे सकूं, अगर सिर्फ इनलाइन होता तो मैं इस पे विड्थ और हाइट नहीं दे सकता था, ठीक है। तो ये CSS पे हम इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है। तो जो ब्लॉक टाइप के डब्बे होते हैं वो पूरी विड्थ लेते हैं, पूरी वो जगह घेर लेते हैं,
और इनलाइन टैग के जो डब्बे होते हैं वो कहते हैं मुझे जितनी मुझे विड्थ चाहिए, जितना मेरा कंटेंट है सिर्फ मैं उतनी जगह दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। यस यस अच्छा, अब देख लेते हैं आईडी और क्लास एट्रीब्यूट और ये एचटीएमएल बुकमार्क्स क्या होते हैं। ये देख लीजिए, ये तीनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे, तो उसको घुमा लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ बंद और मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ। ठीक है, पेज मैं लिखता हूँ 1.html, पेज 1.html ऑर्गेनाइज करके चलते हैं कोड को, वरना पूरी खिचड़ी बन जाती है एक जगह पे सारा कोड लिखने में। अब मैंने क्या किया कि एक पी टैग बनाया। सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाऊंगा, H1 आर्टिकल 1 जैसे न्यूज़ की वेबसाइट पे होता है ना आर्टिकल, उसी तरह पैराग्राफ का टैग बनाया ताकि उस आर्टिकल में कुछ लिख सकूं मैं। ये छोटा बड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि HTML एक प्यारी लैंग्वेज है, वो अलाउ कर देती है। तो 50 में 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लेके आता हूँ डेमी टेक्स्ट। इसको मैं शो प्रीव्यू कराऊंगा ताकि मुझे इसका आउटपुट दिखे। उसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे ताकि मुझे इसको दूसरा मेहनत नहीं करनी पड़े। ये 3 आर्टिकल मैंने उठा लिए, बस इनके नाम चेंज करने, इसको कर देना है 3 और इसको कर देना है 2। ठीक है, ठीक हो गया जी, 3 आर्टिकल मेरे पास आ गए। मैं काम करता हूँ चौथा भी लिख देता हूँ। 5 बना लेते टोटल ताकि हमारा वो जो बुकमार्क का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम आईडी और क्लास को समझेंगे, उसके बाद बुकमार्क का जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे। और 5 ठीक है, तो ये भाई ये 5 आर्टिकल मेरे पास आ चुका। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी दी इसको मैंने, और आईडी मैंने इसको दे दी आर्टिकल 1। और मैं इसको आईडी क्या है, देखो आईडी क्या है, आईडी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि मैं ओपनिंग टैग के अंदर उसको लिख रहा हूँ, उसके अंदर लिख रहा हूँ और उसका सिंटेक्स मुझे पता है कि भाई उसका नाम आएगा एट्रीब्यूट का और इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आईडी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अब आईडी है क्या वो देखते, बस मैं सब में आईडी लगा दूं एक बार, आईडी एक बार लग जाए ना सब में तो परेशानी नहीं। इसको मैं आर्टिकल 2 कर देता हूँ। इसको कर दिया आर्टिकल 3। आईडी इज इक्वल टू आर्टिकल 4 और लास्ट वाले को मैं दे दूंगा आर्टिकल 5। आईडी इज इक्वल टू आर्टिकल 5। ठीक हो गया, तो सबको आईडी बन चुकी है। अब आईडी बेसिकली क्या है, आईडी जो एक ऐसा एट्रीब्यूट है वो कहते हैं कि भाई मेरी वैल्यू पूरे पेज पे यूनिक होनी चाहिए। क्या कहता है आईडी एट्रीब्यूट, कहता है भाई मेरी जो वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है ये, वो पूरे पेज पे एक ही होनी चाहिए। क्या आर्टिकल 4 अगर मैंने यहाँ लिख दिया, आर्टिकल 5 लिख दिया, तो आर्टिकल 5 आप किसी और आईडी की वैल्यू नहीं हो सकती। एक पेज के अंदर बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता कि यार इसको भी आर्टिकल 5 बना दूं, तो ये अलाउ नहीं करता है HTML। ये देखो मेरे पास एरर भी दे दिया इसने, आईडी एट्रीब्यूट क्या बोल रहा है, आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी यूनिक, डॉक्यूमेंट एज मल्टीपल स्टैटिक एलिमेंट विद द सेम आईडी एट्रीब्यूट। क्या कह रहा है कि भाई इसकी आईडी को चेंज करो, यूनिक रखो। यूनिक का क्या मतलब होता है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। अब आर्टिकल 4 जैसा कोई भी यहाँ पर नहीं, आर्टिकल 5 जैसा यहाँ पर कोई और नहीं है। अगर इसको आर्टिकल 4 कर दूंगा, देखो ये वो मुझे दोबारा एरर दे देगा, ये मुझे दोबारा यहाँ पर दे देगा। दिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। हाँ ये ऊपर देखो नहीं आ गया, कि वो टॉप टू बॉटम पड़ता है कोड को ना, टॉप टू बॉटम पड़ता है कोड को। तो ये देखो यहाँ पर मुझे क्या बोल दिया, आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, तो मैं बोलता हूँ भाई ये नहीं। अब आईडी आप ऐसा समझिए कि जैसे कि आप क्लास में होते हो अपने स्कूल में या कॉलेज में, आपको एक रोल नंबर मिलता है। अब रोल नंबर का मकसद क्या होता है
कि एक क्लास में एक नाम के काफी बंदे भी हो सकते हैं। अली नाम के कितने बंदे हो सकते हैं क्लास के अंदर, सोचा है कभी आपने? एक ही क्लास में 10 बंदे अली नाम के हो सकते हैं, पर रोल नंबर सबका जो है अलग अलग होगा। 5 अली है तो 5 अली का रोल नंबर अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो उस रोल नंबर के थ्रू हम उस अली को पहचानेंगे जिस अली की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको हमें रोल नंबर दे देंगे, मतलब 5 अली है तो एक को A1 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया, चौथे को 4 दे दिया, पांचवे को 5 दे दिया। तो अगर बुला रहा हूं मुझे 5वें अली को, तो मैं क्या करूंगा, अली 5 जिसका नंबर रोल नंबर है वो यहाँ पर आ जाए तो तुरंत उठ के आ जाएंगे। अगर आपसे बोलोगे अली मेरे पास आ जाए तो 5 अली परेशान हो गए, किसको बुला रहा है ये? अगर मैं बोलूंगा अली 5 तो वो समझ जाएगा यार ये मुझे ही बुला रहा है। ठीक है, तो आईडी का काम ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफायर कहलाते हैं। मैंने क्या बोला था, टॉपिक का नाम क्या था हमारे, आइडेंटिफायर्स। ये देखो आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स, ये क्या करता है, मेरी हेल्प करता है मेरे एचटीएमएल एलिमेंट को फाइंड करने में, कि मेरा एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो किस H1। अब H1 देखो ना, ये भी H1 है, ये भी H1 है। अब मैं किस H1 की बात कर रहा हूँ वो कौन बताएगा, वो आर्टिकल ये जो आईडी मैंने लिखी वो बताएगा। जैसे मैं अली की बात कर रहा था ना कि यार 5 अली है क्लास में, तो 500 को मैंने अलग अलग आईडी दे रोल नंबर दे दिया कि अली 1 अली 2 अली 3 अली 4 अली। उसी तरह मैंने ये 5 H1 है, उसको मैंने आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 की तरह आईडी दे दी सबको। तो अब क्या होगा कि सारे जो है वो सबको अपने रोल नंबर मिल चुके। अब मैं बोलूंगा आर्टिकल 5 तो आर्टिकल 5 समझ जाएगा ये मुझे बुला रहा है, आर्टिकल 3 बोलूंगा तो आर्टिकल 3 समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बातें? यहाँ तक क्लियर है? क्रिस्टन क्लियर होना चाहिए एवरीथिंग? यस यस जी सर क्लियर है। अब जी सर क्लियर है। अब इसके बाद आती क्लास की बारी, इसके बाद आती क्लास की बारी। क्लास भी एक एट्रीब्यूट ही है, ठीक है, क्लास भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ लिखता हूँ, अब एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाना है तो मैं यहीं पे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा क्लास, और क्लास को मैं दे देता हूँ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्लास ये, या मैं लिख देता हूँ भाई डमी आर्टिकल्स, क्योंकि डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना तो डमी आर्टिकल लिख लेते हैं, और उसके आगे मैं डैश लगा देता हूँ। ये डैश लगाना लाजमी नहीं है, पर क्लास को हम यूजुअली ऐसे ही दिखा रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, और आईडीज को हम ऐसे लिख रहे होते हैं एक साथ, या हम इसको केमिल केस में, अब केमिल केस क्या है वो सारी बातें बाद में देखेंगे, पर बहरहाल क्लास को जनरली ऐसे लिख रहे होते हैं कि भाई उसकी बीच में हम एक डैश लगा रहे होते हैं। ठीक है, डमी आर्टिकल्स। अब एक चीज नोट करना कि मैं सबको एक जैसी क्लास दूंगा, सबको एक जैसी क्लास दूंगा। आर्टिकल 2 को भी मैं यही क्लास दे देता हूँ। अब देखना ब्राउजर मुझे जो हमारा जो VS कोड है मुझे वार्निंग नहीं देगा, उसमें मुझे वार्निंग दे रहा था, आईडी में वो कर रहा था, सेव रख रहा था, तो मुझे वार्निंग दे रहा था, बोलिए आप आईडी को जो है वो दोहरा नहीं सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास में सबको सेम दे रहा हूँ, क्लास में सबको सेम दे रहा हूँ। अब क्लास के क्लास आप ऐसा समझे कि स्कूल है, आपको पता है स्कूल में जो 1 से लेकर 10 तक क्लासेस होती है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 5th क्लास वाले बच्चे मेरे पास आ जाए तो 5th क्लास वाले सारे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ 10th क्लास वाले बच्चे सारे मेरे पास आ जाए, सारे 10th क्लास वाले बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं भाई, एक साइड हॉकी वाली टीम है, एक साइड क्रिकेट वाली टीम है। अब हॉकी वाली टीम में भी 15-20 बंदे, क्रिकेट वाली टीम में भी 15-20 बंदे। अब मुझे सारे को बुलाने तो मैं कैसे करूंगा? अब मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता ना, या सबका रोल नंबर नहीं बोल सकता। मैं क्या बोलूंगा, बस सारे क्रिकेट वाले मेरे पास आ जाए, तो हॉकी और फुटबॉल वाले अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, क्रिकेट वाले सारे मेरे पास चले आएंगे। उसी तरह क्लास का एट्रीब्यूट भी यही काम करता है कि भाई हम इसको दे देते हैं, फिर CSS या जावास्क्रिप्ट में हम इसका यूज कर रहे होते हैं कि भैया अगर मुझे सारे H1 चाहिए जिसपे ये क्लास लगी हो, कि मतलब H1 भी बहुत सारे होते हैं ना, अगर मैं H1 और भी H1 लगा दूं, पर मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो ग्रुप है ना, इसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ये 5 का ग्रुप है ना, ये 5 H1 का ग्रुप है, इसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ। या एक तरीका तो ये है कि मैं सबकी आईडी से उसको बुलाऊं, तो मुझे 5 बार उसकी आईडी लिखनी पड़ेगी। या तो मैं क्या करूं, सबको एक जैसी क्लास दे दूं, फिर क्लास के थ्रू उनको बुला दूं अपने पास। ठीक है, तो क्लास क्या होती है, मल्टीपल एलिमेंट को देते हैं। क्लास क्या होती है, ये कैसा एट्रीब्यूट है? ठीक है, क्लास अलाउ CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू सेलेक्ट एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट या क्लास सिलेक्टर। ये तो कुछ और बात कर रहा है। बहरहाल क्लास का मतलब ये होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को जो एक जैसे उनको अपने साथ बुलाना चाह रहे हो। अब H1 और भी हो सकते हैं,
पर आप चाह रहे हो जिस पे ये क्लास लगी हो सिर्फ वो मेरे पास है, डमी आर्टिकल की क्लास लगी हो वो मेरे पास आ जाए। वही जैसे मैं बात कर रहा था कि स्पोर्ट्स तो है, स्पोर्ट्स एक पूरी कैटेगरी है। स्पोर्ट्स आप समझे H1 है, वो H1 को हम स्पोर्ट्स समझ रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए हेडिंग 1 को स्पोर्ट्स समझ रहे हैं। पर स्पोर्ट्स की कुछ कैटेगरीज है, क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई। अब ये क्या, क्रिकेट है पूरा ग्रुप पे 15-20 बंद होगा, फुटबॉल क्या है ग्रुप पे 15-20 बंद होगा। तो मुझे 15-20 बंदों को बुलाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, क्रिकेट वाले इधर आ जाओ, तो क्रिकेट वाले क्या है वो उसकी आईडी क्लास होगी, उसमें जो इंडिविजुअल बंदे हैं फिर उनको बुलाने के लिए मुझे आईडी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, आईडी और क्लास क्लियर है। क्लास क्या है, मल्टीपल एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि मल्टीपल एलिमेंट्स को हम फिर बाद में सिलेक्ट कर सके। तो ये हमें हेल्प करते हैं जावास्क्रिप्ट में या CSS में सेलेक्ट करने में। क्योंकि आप अगर ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ठीक है, मेकअप कराने के लिए लड़कियां जाती है ब्यूटी पार्लर में ठीक है, तो वहां मेकअप करवाती है। तो ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने के लिए आपको वहां जाना तो पड़ेगा ना, वो मेकअप वाली आपको बिठाएगी फिर आप पे मेकअप करेगी ना, ऐसे तो नहीं हवा में मेकअप करेगी कि आप घर बैठे हुए हो। तो उसी तरह अगर जावास्क्रिप्ट या CSS में हमें भी इनके साथ कुछ करना होता है ना, एलिमेंट के साथ कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले उनको पकड़ना पड़ता है, उनको बिठाना पड़ता है हमारे पास। तो उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, हम ये आईडी या इस क्लास सेलेक्टर के थ्रू इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या तो फिर इसके टाइप सेलेक्टर मतलब उसका डायरेक्ट नाम लिख दिया उसके एलिमेंट का, तो ये क्या सारे एलिमेंट उठ के चले जाएंगे। तो जब हम CSS जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? जी सर। थक तो नहीं गए हो? भाई अगर नहीं थके हो तो कमेंट में सॉरी मैसेजेस में लिख दो कि यार कंटिन्यू, ताकि फिर मुझे पता लगे कि आपके अंदर अभी भी एनर्जी है। अभी कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं, ठीक है, और इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे सारे, ये थोड़ा लेंथी था। जी मैसेजेस पे लिख दो ताकि मुझे पता लगे आप सो नहीं रहे हो। मेरे पास चैट शो नहीं हो रही। आपके पास ये नहीं हो रही क्योंकि आपने वो कंफर्म नहीं किया होगा ना, वो कंफर्म करेंगी, वो मैंने आपको ईमेल इसमें ऐड किया है, आपके पास ईमेल आई होगी, उस पर आप कंफर्म करें, कंफर्म करेंगी तभी आपके पास जो है वो चैट का ऑप्शन शो होगा। साद निजामानी बोल रहे कंटिन्यू, अजमल भाई बोल रहे कंटिन्यू, और क्या सो रहे हैं भाई, क्या चाहते हो कंटिन्यू किया जाए? तो भाई मैसेजेस पे भी लिखो ना। अच्छा ठीक है, अब आते हैं बुकमार्क्स की तरफ। बुकमार्क्स ये क्या चीज है भाई, ये देख लेते हैं, इसकी थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा विकिपीडिया पे। विकिपीडिया पे इसका बड़ा यूज होता है, wikipedia.org। तो विकिपीडिया मेरे पास खुल गया है, ठीक है, विकिपीडिया खुल गया है मेरे पास, या कोई आर्टिकल इसमें खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है विकिपीडिया आपको? विकिपीडिया नजर आ रहा है आपको? नो सर, ये अभी No, तक sir, है ना no, VS sir. कोड खुला हुआ है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो भाई शाहरुख खान का पेज हमने खोल लिया है, ठीक है भाई। अभी देखो कितना बड़ा पेज है, कितना बड़ा पेज है। अब इसमें मुझे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये देखो विकिपीडिया वालों ने मुझे यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। अब ये लिंक्स क्या कर रही हैं, ये मुझे किसी और वेबसाइट पे नहीं लेके जा रही है, इन लिंक्स का काम है कि इसी पेज पे मुझे घुमाना है, इसमें इसी पेज पे मुझे घुमाना है, इस पेज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, उस पे मुझे घुमाना है। अब देखो उस पर क्लिक करूंगा, टेलीविजन, मुझे अब इसके बारे में जानना है, एंटी हीरो के मतलब शाहरुख खान ने कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें एंटी हीरो का रोल किया है। एंटी हीरो का तो सबको पता है ना कि थोड़ी विलनिश टाइप उसके अंदर वो चीज आ जाती है, पर वो विलन होता नहीं है, तो उसी तरीके का ये। तो एंटी हीरो पे मैं जब क्लिक करूंगा तो देखो उसी पेज पे मुझे एंटी हीरो वाले सेक्शन पे लेके आ गया। इसको कहते हैं बुकमार्क करना, इसको कहते हैं बुकमार्क, ठीक है। ये सारे बुकमार्क्स लगे हुए हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो आप लोग, इसको कहते हैं बुकमार्क्स के उसी पेज के अंदर। देखो पेज वही है, यही पेज है सारा, पर इसमें मुझे क्या हेल्प कर दी कि इतने पेज में मुझे ये स्क्रॉल की तरह घूमना ना पड़े, और टू द पॉइंट मुझे वो चीज मिल जाए जो मैं चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं हमारे जो मेरे जो फेवरेट सिंगर थे के कृष्ण कुमार पूर्णनाथ, वो उनका 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी, ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ उनका यार डेथ का कोज,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो डेट का मुझे यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिया हुआ है कि यार मुझे यहाँ पर अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं यार यहाँ जाके इसको स्क्रॉल करूंगा कहाँ पर है डेट का सेक्शन। अब इतना बड़ा पेज, ये तो भी छोटा पेज है पर इससे भी काफी बड़े पेजेस होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मेन टॉपिक्स हमें दिए, हमें बुकमार्क्स लगाए हुए यहाँ पर। तो मैं डेट पे क्लिक करूंगा तो उसी पेज पे देखना मुझे वो डेट वाले सेक्शन पे लेके आ गया कि भाई वो बता रहे कि ऑन 31 मई 2020 के परफॉर्म एट कॉन्सर्ट, मतलब वो उनकी कॉन्सर्ट में डेथ हो गई थी जो कि कलकत्ता में हुआ था। ये कोई नाजरुल मनका का फेस्टिवल था, बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पर, उन्होंने शिकायत भी की थी कि यार गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, सफोकेशन थी, तो उनको हार्ट अटैक आ गया तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये बुकमार्क्स हमें हेल्प कर रहे हैं कि यार उसी पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके जो सेक्शन है उस पे मूव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं ये बुकमार्क्स, सिंपल इज दैट। तो ये बुकमार्क्स बनते कैसे, वो बुकमार्क बनते हैं हमारी इस आईडी के थ्रू। ये जो हमारी आईडी मैंने आपको बताई नहीं थी, रामकानी मैंने आईडी की थी, यही हेल्प करती है बुकमार्क बनाने में, ठीक है। यही मेरी हेल्प करेगी बुकमार्क्स बनाने में, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हमारे एलिमेंट्स को तो मैं इसको बुकमार्क के लिए यूज कर सकता हूँ। क्यों, सही कह रहा हूं ना। अब मैं चाह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एंकर टैग लगा देता हूँ, एंकर टैग ए, और मैं यहाँ लिखता हूँ भाई आर्टिकल। स्क्रीन नहीं आ रही, हेलो स्क्रीन नहीं आ रही किसी के पास? नो सर। जी सर स्क्रीन आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि आर्टिकल 1 मैंने लिख दिया, ये तो आ रहा है मेरे पास आर्टिकल 1। मैं जा रहा हूँ आर्टिकल 1 पे जाना, इस पे क्लिक करना, ठीक है। और अब ए टैग क्या है, वो इनलाइन तरीके का टैग है, तो क्या करेगा अपने साथ सबको आने देगा। इनलाइन टाइप का टैग है ये देखो ये आ गया, इसके साथ आ गया। अगर ये ब्लॉक टाइप का होता तो इसको नीचे फेंक देता, ठीक है। ये देखो, अब ये नहीं समझना कि इसके साथ मैंने लिखा है तो तभी आने दे रहा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत समझना कि यार मैंने इसको एक साथ दिखा हुआ है दोनों टेक्स्ट को तो ये इस वजह से इसको ला रहा है, तो इसकी कोई बात। ये देखो मैंने अलग अलग भी कर दिया तब भी देखो पांचों साथ आ रहा है। अब देखो 5 आर्टिकल के लिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 आर्टिकल के लिए मैंने जो है वो कर दिए। अब मैं आपको फिर जो है ना, अब ऐसे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो आर्टिकल देखना है आप उस पर क्लिक कर दो, आर्टिकल 5 पे जान दो, आर्टिकल 5। अभी देखो अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी इसको फंक्शनल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके एचरेफ के अंदर हम लिंक्स देते थे ना, एचरेफ के अंदर हम क्या लिखते थे, उसकी लिंक्स देते थे जिस वेबसाइट पे मुझे जाना होता था। अगर मुझे इसी पेज पे घूमना है तो बुकमार्क के लिए मैं यूज करूंगा आईडी का सारा। अब आईडी को डिनोट करते हैं हैश से, ठीक है, हैश से हम आईडी को डिनोट करते हैं और मैं लिखूंगा यहाँ पर आर्टिकल 1, ठीक है। उसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा और बाकियों के एचरेफ में उस करस्पॉन्डिंग में उसकी आईडी लिखूंगा, आर्टिकल 2। क्या हो गया, अच्छा ठीक है, मैं आर्टिकल 3 पे आता हूँ अभी। आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये आ गया। अब देखना चाहता हूँ, अब मैं जैसे आर्टिकल 5 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर क्या आता है, इस जगह पे क्लिक किया, ये देखो आर्टिकल 5 पे मुझे लेके चला गया। क्योंकि पेज जब छोटा था इस वजह से ये आर्टिकल 4 भी आ रहा है, ठीक है, पर आर्टिकल 5 आता है यहाँ पर क्योंकि पेज ही छोटा है, इस वजह से वो जितना कंटेंट है उसको वो शो कर रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो सिर्फ ये आर्टिकल 5 ही शो करेगा मुझे। अगर मैं इसको और बोल दूं कि मुझे 100 वर्ड और दे दो, और की कैसे ऐसे कर रहा है, और ये दोनों काम नहीं कर रहा क्या, 100 सही आ जा। अब मैं जाता हूँ ऊपर, सही आ जा आर्टिकल 5, ये देखो चला गया ऊपर उसका कंटेंट। मैं कहता हूँ और भी दे दो मुझे यार, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, 50 वर्ड का और दे दो, तो डमी टेक्स्ट आ गया मेरे पास। और मैं आर्टिकल 5 पे जाऊंगा तो ये देखो अब आ रहा है जो मैं सेक्शन 4 हूँ। अब इसमें एक ट्रिक भी होती है कि भले इसका कंटेंट छोटा हो तब भी वो डायरेक्ट उस पर लेके आएगा। वो ट्रिक मुझे याद नहीं आ रही है कि कंटेंट भले उसका छोटा हो पर डायरेक्टली देखो जैसे आर्टिकल 4 पे लेके आया ना मुझे, आर्टिकल 3 पे क्लिक करूंगा तो ये देखो 3 वाला आर्टिकल मेरे बिल्कुल सामने आ गया। और यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो
अब ये आर्टिकल 5 पे क्यों लिखा आ रहा है? यहाँ पर आर्टिकल 5 तो नहीं आना चाहिए। अगर मैं आर्टिकल 2 यहाँ लिखूंगा तो आर्टिकल 2 पे लेके जाएगा। ये देखो 2 पे लेके आया। तो इस लिंक पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, URL हमारा चेंज हो रहा है। ये देखो आर्टिकल 2 किया तो आर्टिकल 2 यहाँ सबसे टॉप पे आ गया। तो आर्टिकल 5 नहीं आया था क्योंकि वो लास्ट में था, इस वजह से वो सही से मैं शो नहीं कर रहा था। अब एक ट्रिक होती है, मुझे याद नहीं है, जो आर्टिकल 5 को बिल्कुल यहाँ से चुका देगी, भले इसका कंटेंट छोटा हो, मतलब लास्ट एलिमेंट जो होगा उसकी बात कर। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को बुकमार्क्स कैसे लगाते हैं और बुकमार्क्स क्या होते हैं? जी सर। अब इसकी हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि विकीपीडिया वालों ने क्या काम कहानी की है अपने पेज पे। विकीपीडिया वालों ने क्या राम कहानी की हुई है वो भी दिखा देता हूँ। देखने के लिए हम हमेशा अपने प्यारे साथी डेवलपर टूल का सहारा लेते हैं, और उस पर अगर मैं क्लिक करूँ किसी भी लिंक पे, मैं क्लिक करूंगा ये जो टेट का सेक्शन है, तो आप देखोगे सर आपने एक स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके ओके ओके। अच्छा, ये डेवलपर टूल पे आ गया हूँ मैं, और ये देख रहे हो आप, ये दिख रहा है भाई आपको, ए लगाया हुआ है, एंकर टैग उठाया हुआ, उसके href में हैश डेट्स लिखा हुआ है। ये देख रहे हो, विकिपीडिया वालों ने भी यही यूज किया है, देखो ऊपर भी हैश डेट आ गया। ठीक है, अब उसी तरह में अगर जो है तमिल पे क्लिक करता हूँ तो देखो तमिल आ गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ जाके डेट्स लिखूंगा ना, अब मुझे इस पर क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मुझे वहां चलेगा, उठा के ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जो एंकर लिंक मुझे लेके आ रही है, इस पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर देखना उसका वो भी चेंज होगा। ठीक है, एल्बम्स, मैं एल्बम्स वाले पे क्लिक करूँ तो ये देखो हैश एल्बम लिखा हुआ है, तो वही सारी ग्राम कहानी उन्होंने यूज की हुई है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है सबको बुकमार्क्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं? जी सर। यस सर। नए जो बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा है, नए जो स्टूडेंट्स हैं? यस सर यस सर। आज लगता है हमारी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, बस ये HTML इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीक तक एंड हो जाएगी। HTML सर इंशाल्लाह। सर आई एम द न्यू स्टूडेंट, आई वांट टू आस्क दैट कि क्लासेस रोजाना होंगी? रोजाना नहीं, हफ्ते में दो दिन, और एक दिन हमने डिस्कशन के लिए रखा हुआ है। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे आप लोगों से कोडिंग करवानी है। ठीक है, अच्छा इस सर, वजह से आपको असाइनमेंट के लिए भी ज्यादा टाइम दिया हुआ है मैंने। अरे सर मैंने ना HTML सीरीज किया हुआ है, तो ये मुझे बता दें कि HTML कब तक खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं HTML खत्म करूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, HTML बुकमार्क्स हो गया, अभी भी इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं अपना। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 15 मिनट क्लास और चलाते हैं फिर बंद करते हैं इसको, अब देखते हैं कहाँ तक हमारी कहानी पहुंचती है। अच्छा, अब है मल्टी पेज वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं। अब मल्टी पेज वेबसाइट कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम वेबसाइट पे देखते हैं ना, अमूमन वेबसाइट्स पे काफी सारे पेजेस बने होते हैं, होम, अबाउट, आपने देखे होंगे, तो वही चीज है। ठीक है, अगर मैं लेके चलूं किसी भी वेबसाइट पे आपको, अगर मैं लेके चलूं आप लोगों को, जैसे कि कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूं मैं। ठीक है, गूगल की खोल लेते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल सी वेबसाइट, बार बार इसलिए गूगल किया, ये बहुत ही सिंपल सी है। अब देखो इसमें, ये यहाँ पर मेरे पास 2 पेजेस शो हो रहे हैं। इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इमेजेस वाले पेज पे लेके चले जाएगा। तो मैं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ, कोई इससे भी अच्छी, प्रो पाकिस्तानी देख लेते हैं। ये वेबसाइट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है ये। फिलहाल इस पे देख रहे हो, अब ये मल्टीपल हमारे पास, ये नेविगेशन बार इसको कहते हैं। अब बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, मुझे बिजनेस वाले पेज पे लेके आ जाएगा। कार बेस पे क्लिक करूंगा तो कार बेस पे, ये क्या है, वही पेजेस बने हुए जो मैंने दूसरा पेज बनाया था, पेज 1 पेज 2, उसी तरह इन्होंने पेजेस बनाए हुए, सिंपल इस सेट, और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, हेल्थ पे क्लिक करूंगा तो मुझे हेल्थ वाले पेज पे लेके चले जाएगा। उसी तरह ये देखो, ये पेज 1 बनाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, पेज
2.html HTML के हो गया पेज 3.html आई गेस HTML और मैं क्या करता हूँ सिंपल एक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ डालूंगा और यहाँ लिखूंगा भाई H1 और यहाँ लिखूंगा पेज 2 ठीक है यहाँ लिखूंगा मैं बॉयलर प्लेट कोड यहाँ लिखूंगा मैं H1 पेज 3 और पेज 1 पे मैं जाके बस एक पेज 1 तो वैसे भी हमारा यही है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ये इंडेक्स पेज है अब मुझे क्या करना है इंडेक्स पेज को इन सारे पेजेस से कनेक्ट कराना है ठीक है। इंडेक्स पेज को इस सारे पेज से कनेक्ट करना है तो मैं क्या यूज करूं वेब को कौन जोड़े रखा है जोड़ के रखा हुआ है वेब को हमारे जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है इसको किसने जोड़ के रखा हुआ है लिंक्स हाइपरटेक्स्ट जिसको हम कहते हैं ना उससे जोड़ के रखा हुआ है। तो इन पेजेस को भी मैं हाइपरलिंक से ही जोड़ूंगा एक दूसरे के साथ इसलिए इसको वेब कहते हैं ना। वेब का कॉन्सेप्ट कहां से है यही से आया ना मतलब एक पेज दूसरे पेज की तरफ लेके जा रहा है फिर दूसरा पेज तीसरे पेज की तरफ लेके जा रहा है तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे मल्टी पेज की वेबसाइट ऐसी बनती है ठीक है। अब इंडेक्स तो हमारा मेन पेज है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 3 एंकर टैग बना लेता हूँ ठीक है। पेज 1 कॉपी किया पेज 2 पेज 3 और यहाँ पर जाकर मुझे अगर उसकी लिंक पे जाना है तो href लगाऊंगा और href में उसका मैं पाथ दे दूंगा। पाथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है ठीक है उसको देख लेते हैं। पाथ क्या चीज है ये देखो ये रहा फाइल पाथ और टाइप ऑफ फाइल पाथ और एब्सोल्यूट ये तीनों टॉपिक्स अभी घुमा देता हूँ मैं ठीक है। चलो ये बहुत इजी टॉपिक्स है। अब पाथ का क्या मतलब होता है कि पाथ का मतलब ये है कि हमारी जो फाइल्स है वो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में कहाँ पे पड़ी हुई है ठीक है। अब पेज 1 कहाँ पड़ा हुआ है पेज 1 मेरा कहाँ पड़ा हुआ है क्लास 8 के फोल्डर में पड़ा हुआ है। क्लास 8 का फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है फुल स्टैक वेब डेव पेज 1 के फोल्डर में पड़ा हुआ है। फुल स्टैक वेब डेव किस पे पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है हमारे प्रैक्टिकल जो मेरा अपना फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर ही सारी मैंने चीज रखी मैं एक पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीजें चल रही है। तो अगर मुझे पेज 1 को एक्सेस करना है ठीक है पेज 1 को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा क्या पेज 1 हमारा जो हमारी इंडेक्स ये फाइल है उसके बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा उसका पेज 1 ये डायरेक्ट लिख दूंगा तो ये तब भी एक्सेस कर लेगा उसको। मुझे पूरा पाथ नहीं बताना पड़ेगा कि यार जो है क्लास 8 में जाओ ठीक है क्लास 8 में जाओ उसके बाद जो है फुल स्टैक वेब डेव का फोल्डर होगा फुल स्टैक वेब डेव पेज 1 का फोल्डर बना होगा उसके अंदर क्लास 8 का फोल्डर है उसके अंदर जाके बढ़ो ठीक है क्योंकि ये इंडेक्स फाइल के साथ ही है इंडेक्स फाइल के साथ ही बैठा हुआ है ये देखो इंडेक्स फाइल के बराबर में बैठा हुआ है ना तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको दूंगा रिलेटिव पाथ इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ कि उसके रिलेशन में ही पड़ा हुआ है उसके साथ ही पड़ा हुआ है तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी यार कि ये पेज फाइल मेरी पड़ी कहाँ हुई है। अगर मेरे साथ पड़ी हुई मेरे उसी फोल्डर के अंदर है तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो किसी और सर्वर पे तो मैं पूरा पाथ दूंगा भाई वो फलाने सर्वर पे उसका मुझे आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा या उसका मुझे डोमेन नेम लिखना पड़ेगा। उस डोमेन के जो सर्वर जिस सर्वर पे वो डोमेन नेम होस्टेड है या मेरी जो वेबसाइट होस्ट है उस सर्वर पे वो फोल्डर ही होगा। हमारा ये फोल्डर ही हमारे सर्वर पे बैठा होता है। हमारा ये फोल्डर जो है वो हमारे सर्वर पे होता है ठीक है। अगर मैं इसको सर्वर पे डाल दूंगा तो आप लोग मेरी इस वेबसाइट को जैसे मैं अभी लोकली इसको चला रहा हूँ लोकली मतलब अपने कंप्यूटर में इसको रन कर पा रहा हूँ और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ पूरी दुनिया इसको एक्सेस करे तो मैं क्या करूंगा इसको सर्वर पे डाल दूंगा और सर्वर का लिंक पूरे दुनिया में फैला दूंगा। तो वहां पर कहानी ये होती है कि अगर किसी और के सर्वर पड़ी हुई है तो मुझे उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा कि भाई जैसे कि ये देखो ये ठीक है। अब इसमें यहाँ पर पूरा पाथ यूज किया कि भाई ये डोमेन है ठीक है ये इसका वेब एड्रेस है उसके अंदर एक फोल्डर है। अभी एक छोटा सा सर्वर बनाया हुआ है इसने पता है आपको ये सर्वर है ठीक है। ये सर्वर मेरे कंप्यूटर में बना हुआ है। अब इस सर्वर के अंदर एक क्लास 8 नाम का फोल्डर होगा ठीक है। उस क्लास 8 नाम के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई पेज 1.html की
तभी वो उसको एक्सेस कर पा रहा है। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? पूरा होता है, पूरा अभी उसका A to Z पूरा उसका लिखना पड़ता है। पर यहाँ देखो रिलेटिव पाथ में मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा है, मेरा काम हो गया। रिलेटिव पाथ में सिर्फ उसका मुझे नाम लिखने की जरूरत पड़ी और मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं इस पे जाऊं, शो प्रीव्यू पे जाऊं, ये देखो इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो पेज 1 खुल के आ गया मेरे पास, पेज 1 खुल के आ गया। ठीक है, पेज 1 पे क्लिक किया, पेज 1 खुल गया। कैसे खुला? क्योंकि वो मेरे इंडेक्स फाइल के बराबर में बैठा हुआ, तो मैंने रिलेटिव पाथ का यूज कर लिया। एब्सोल्यूट पाथ में मुझे ये पूरा पाथ देना पड़ता। अगर एब्सोल्यूट में लिखूं ना, मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पर दूं, ये तब भी काम करेगा, ये तब भी काम करेगा। पर देखो यहाँ पर मुझे पूरा पाथ देना पड़ा। ये देखो वही पेज खुल गया, क्योंकि इसको पाथ ही चाहिए ना। उसको एक जगह डेस्टिनेशन, मतलब आपको किसी के एड्रेस पे जाना है, किसी बंदे के घर पे जाना है, तो आप उसका एड्रेस मांगोगे ना। आप कोई मतलब अनजान बंदे हो, उस बंदे के लिए आप उसके पास जा रहे हो, तो आपको उसका पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आप उसके दोस्त हो तो आपको तो मतलब उसके पूरा आपको पता होगा कि वो कौन सी गली में रहता है, वो मतलब कहाँ पे रहता है, मतलब जो मेरे कहने का मतलब है। पर एक अनजान बंदे को क्या पता कहाँ रहते हो, तो आपको उसको पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। भाई मैं इस शहर में रहता हूँ, इस शहर की इस गली में रहता हूँ, इस गली के अंदर एक और गली होगी, उसके अंदर आप जाना है, उसके अंदर एक कॉलोनी होगी, उसके अंदर आप जाना है, फिर उसके अंदर मेरे घर का ये जो नंबर है। तो उसी तरह ये है कि भाई ये शहर का नाम हो गया, शहर के अंदर ये वो गली का नाम हो गया, उस गली के अंदर एक और उस गली के अंदर ये मेरा घर का नंबर हो गया, हाउस नंबर 1, ऐसा समझ लें। तो ये एब्सोल्यूट यूनिट में आपको पूरी की पूरी राम कहानी उसको बतानी पड़ती है, पर रिलेटिव में आप सिर्फ जो है वो उसका नाम लिखोगे। यहाँ पर यहाँ उसके करीब तरीब जो पाथ होगा वो लिखोगे। करीब तरीब अगर ये किसी फोल्डर में हो, इसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लूं मैं पेजेस नाम का, वो बना ही लेते पेजेस। अब ये पेजेस कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है उस पे क्लास 8 के फोल्डर में। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे पेजेस को मैं इस पे मूव कर देता हूँ, मूव पेज 1। हम ऐसे कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं रियल लाइफ में। index.html को मैं बाहर रखूंगा, index.html को मैं बाहर रखूंगा। पेज 1 ये गया अंदर, पेज 2 ये भी गया अंदर। अब अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, आप देखना ये देखो फाइल नोट फाउंड। फाइल नोट फाउंड क्यों लिखा गया? क्योंकि इसको आप ये फाइल मिल ही नहीं रही, क्योंकि ये इसका पाथ ही गलत हो गया। ऐसा समझो कि मैंने आपको गलत एड्रेस दे दिया, तो मैंने यहाँ पर गलत एड्रेस दे दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको मेरी वो पेज 1 की फाइल मिल ही नहीं रही। तो मैं क्या करूंगा, index.html में जाऊंगा। ठीक है, index.html को मैं यहाँ लेके आऊंगा और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं हैश नहीं सॉरी, यहाँ मैं जाऊंगा। अब इसके करीब तरीब अब इंडेक्स की फाइल के ये क्योंकि पेजेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पेजेस का पहले फोल्डर एक्सेस करूंगा, इस फोल्डर में जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर वो पेज 1 पड़ा हुआ है। तो ये भी रिलेटिव पाथ के अंदर ही आता है। इसके अंदर कंप्लीट पाथ नहीं दे रहे, पर थोड़ा सा बड़ा करके दे रहे, पर इसकी तरह कंप्लीट पाथ नहीं दे रहे, इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, इसलिए इसको हम रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, उसी तरह मैं href का एट्रीब्यूट इसको भी दूंगा, और इसको भी अगर मुझे इसका एक्सेस देना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, पेजेस का पहले फोल्डर आएगा, उसमें जाओ, उसके अंदर पेज 2 का आपको मिल जाएगा। उसी तरह पेज 3 को मुझे देना है, तो यही तरीका मैं इख्तियार करूंगा, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में पड़ी हुई है सारी चीजें। पेजेस का फोल्डर आएगा और ये मेरे पास फाइल आ गई। अब मैं इसको एक्सेस करूंगा, सॉरी यहाँ मुझे पीछे आना पड़ेगा। ये देखो पेज 1, ये देखो पेज 1 खुल गया, पेज 2 ये पेज 2 आ गया, पेज 3। तो ऐसे मूव कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे। इसको कहते हैं नेविगेशन बार। ये CSS में हम इसको खूबसूरत तरीके से बनाएंगे, नेविगेशन बार इसको कहते हैं, क्योंकि एक पेज से दूसरी पेज की तरफ मुझे लेके जा रही है, नेविगेट कर रही है। देखो पेज 1 पेज 2 ये पेज 1 आ गया। अब उसी तरह आप क्या करो, ये उठा के जो है आप इसको भी दे दो, ताकि इसके अंदर भी आप नेविगेशन चला सको। इसको दे दिया आपने, इसको भी आप दे दो, और इसको भी आप दे दो। अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा हूं मैं, कौन आइडेंटिफाई करेगा क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं? यहाँ पर एक मिस्टेक भी कर रहा हूं मैं, मुझे कौन बताएगा क्या मिस्टेक हो रही है? सर जिस पेज पे जा रहा है उसका भी वो हमने वो लिंक दिया हुआ है, मतलब नहीं ये मसला नहीं है ना। चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं देखो मैं किसके हूँ,
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं जा रहा हूँ पेज 1 के अंदर, और एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ से पेज 1 नहीं हटाना था, मुझे यहाँ से पेज 3, क्योंकि मैं पेज 3 के पेज में हूँ ना, तो पेज 3 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी के पेज के अंदर। उसी तरह मैं पेज 2 पे जाके पेज 2 वाले को हटा दूंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी ऑलरेडी पेज 2 में ही हूँ, और पेज 1 में जाके पेज 1 को हटा दूंगा। ठीक है, ये मसला नहीं है। एक और मसला है, मसला ये है कि आप जो है, मैं मिसाल के तौर पे पेज 1 पे गया, अब ये देखो पेज 2 पे जाऊंगा तो ये मुझे कहीं फाइल नॉट फाउंड, ये मसला आ गया। ये क्यों आ रहा है ये बताओ। अगर ये चीजें समझ में आई होंगी तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मसला क्यों आ रहा है मेरे पास आखिर। यहाँ पर रिलेटिव का ही चक्कर हो रहा है सारा, पर यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, जल्दी आइडेंटिफाई करके बताओ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। जी 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 जी, यही तक बस अब एंड करते हैं, यहाँ तक काफी है बिल्कुल। मुझे पता है आप लोग थक गए हो। ये मसला क्यों आ रहा है कौन बताएगा? ये मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो ना, मैं पेजेस का फोल्डर यूज कर रहा हूँ, पर आप देखोगे ये तीनों एक दूसरे के साथ ही खड़े हुए हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए, तो मुझे पेजेस सेवने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद पेजेस फोल्डर के अंदर हूँ ना, तो मैं यहाँ से पेजेस को हटा दूंगा, सिंपल पेजेस को हटा दिया, वहां पर भी जाके मुझे करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कोई और फोल्डर होता तब मुझे यहाँ पर देना पड़ता कि यार ये इस फोल्डर के अंदर जाके आपको मिलेगा, पर यहाँ पर तो कोई फोल्डर है ही नहीं इसके अंदर, हम तो ऑलरेडी ये फोल्डर के अंदर है, पेज 3। ठीक है, अब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा। ठीक है, पेज 2 पे आ गया मैं। ये क्या मसला हो गया? ये क्या इशू है, तो नहीं क्या इशू? अच्छा, स्लेश स्लेश हटा के देखूँ। स्लेश को तो मसला नहीं आ रहा, स्लेश का तो नहीं आना चाहिए मेरा। पेज 1 पेज 2 पेज 2। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसके अंदर मसला है, मैंने यहाँ से भी वो पेजेस हटा दिया था ना, इंडेक्स वाले फाइल से मैंने वो हटा दिया था। यहाँ लिखता हूँ पेजेस, ये देखो ये मसला हो गया, मैंने गलती से इंडेक्स वाले से हटा दिया था इसको, पेजेस और ये पेजेस। ठीक है, अब मसला हट जाएगा। पेज 2, ठीक है, इंडेक्स पे आ गया, पेज 1, ये देखो पेज 2। यार ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है, बहरहाल इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्या इशू है। ठीक है, जो है आप लोग भी काफी थक गए हो, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना काफी है।